नमस्कार छात्र मित्रों, मैं आज आप लोगों के सामने बीए फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक में आप लोगों को अध्ययन के लिए जो प्रतिनिधि कहानी संकलन रखे हैं, उसमें से प्रथम कहानी सवा सेर गेहूँ, इस कहानी को बताने के लिए आ रही हूँ। यहाँ पर सवा सेर गेहूँ प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है और इस कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा लेखक परिचय या तो कहानीकार का परिचय जरूरी है। यहाँ पर हम लोग संक्षेप में कहानीकार का परिचय देखेंगे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ, लमही नामक गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था और ये अपने पारिवारिक जीवन निभाने के लिए अध्यापन कार्य भी करते रहे और इसके बाद हंस और जागरण माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी प्रेमचंद जी करते रहे। प्रेमचंद जी को हम लोग कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, नाटककार के रूप में देखते हैं। पूर्ण रूप से प्रेमचंद जी गद्यकार हैं। गद्य के संपूर्ण बहुत सारे विधाओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। प्रेमचंद जी 350 कहानियों से ज़्यादा कहानियाँ लिख चुके हैं और ये सभी कहानियाँ मानस सरोवर नामक 8 किताबों में संकलित हैं। और इसके साथ साथ प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद जी के बहुत सारे प्रसिद्ध उपन्यास हम देखते हैं, उसमें गोदान अत्यंत प्रसिद्ध है। गोदान उपन्यास टीवी में धारावाहिक के रूप में भी प्रस्तुत हुआ था। गोदान उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा गया है। प्रेमचंद जी के अन्य उपन्यास ये हैं कि प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रेमचंद जी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कहनी जरूरी है कि इनके साहित्य में हमें जीवन की सच्चाई दिखाई देती है। अपने जीवन काल में समाज में जो कुरीतियाँ थी, धर्माडंबर, जाति पाति के भेदभाव, अस्पृश्यता, हिंदू मुस्लिम एकता, स्त्रियों की दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा, इन सभी विषयों पर प्रेमचंद जी कलम चलाते हैं। समाज में जो कुरीतियाँ, जो परिस्थितियाँ थी, उन पर प्रेमचंद जी प्रहार करते हैं। यहाँ पर आज हम जो सवा सेर गेहूँ कहानी पढ़ने जा रहे हैं, वो भी एक किसान की दुर्दशा का ही चित्रण है। यहाँ पर सवा सेर गेहूँ में आने वाले पात्र हैं शंकर, कुर्मी किसान। शंकर नाम का एक सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति है।
उसके जीवन में जो घटनाएं होते हैं उस पर आधारित एक कहानी है। किसान के जीवन पर आधारित एक कहानी सवा सेर गेहूं है। इसमें आने वाले प्रमुख पात्रों में शंकर नायक का पात्र में आता है और किसान की पत्नी, शंकर की पत्नी, और इसके अलावा मंगल नामक एक पात्र आता है। मंगल शंकर का भाई है। और विप्र महाराज एक आते हैं और इसके अलावा महात्मा एक आते हैं। इतने ही पात्र इस कहानी में आ जाते हैं। शंकर की पत्नी, मंगल शंकर का भाई और विप्र महाराज और महात्मा, ये 5 पात्र इस कहानी में आ जाते हैं। पहले हम लोग संक्षेप में सवा सेर गेहूं का कथा वस्तु देखेंगे। कथा वस्तु में ज़्यादा कुछ नहीं है। कथा वस्तु ये है कि शंकर नाम का एक सीधा साधा किसान रहता है। किसानों की आर्थिक परिस्थिति दयनीय थी, ये इस कहानी के माध्यम से हमें मालूम होता है। और उसके साथ साथ किसान कहाँ पर भी कर्ज लेता है तो उसे चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ता है, या तो एक बार वो दूसरों से कुछ पैसे मांग लेता है, कोई चीज़ मांग लेता है, वो ऋण में पड़ जाता है। उस ऋण से मुक्त होने के लिए एक जन्म भी उस जन्म में नहीं हो पाता, दूसरा जन्म लेना पड़ता है। यानी ऋण मुक्त कभी नहीं होगा किसान, यही बात बता रहे हैं। यहाँ पर शंकर नामक जो सीधा साधा किसान है, एक बार वो अपने घर में एक महात्मा आ जाते हैं। उनका भोजन के लिए, उनको खिलाने के लिए विप्र महाराज से सवा सेर गेहूं उधार में लेते हैं, उधार में लेता है। उस सवा सेर गेहूं का जो उधार चुकाने के लिए उसे चुकाते चुकाते ही वो मर जाता है। उस ऋण से मुक्त होने के लिए उसका बेटा भी वहाँ पर उसी विप्र महाराज के यहाँ काम पर लग जाता है। यही संक्षेप में सवा सेर गेहूं की कहानी है। आज हम लोग जो सवा सेर गेहूं कहानी पढ़ने जा रहे हैं, इसमें 5 भाग हैं। इसमें से पहला भाग आज हम लोग देखने जा रहे हैं। पेज नंबर 18 में पहला भाग बताया गया है, प्रतिनिधि कहानियाँ। इस किताब में जो पेज नंबर 18 है, इसमें सवा सेर गेहूं की कहानी, प्रथम भाग की कहानी बताई गई है, वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 3 परिच्छेद हैं। पहले परिच्छेद में हम लोग जो इस सवा सेर गेहूं कहानी का नायक शंकर है, उसके चारित्रिक विशेषताएं हम लोगों को मालूम हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग तीनों परिच्छेदों को देखेंगे और एक एक परिच्छेद देखेंगे और उसके बाद उसका विवरण देते जाएंगे। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी के देने में, छक्का पंजा न जानता था। छल प्रपंच उसे छूत भी न लगी थी। ठगे जाने की चिंता न थी। ठग विद्या न जानता था।
भोजन मिला खा लिया, न मिला चबेने पर काट दी, चबेना भी न मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो गया। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पादार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुला था। भगवान के भक्त जो ठहरे। प्रथम परिच्छेद में मैं बता रही हूँ कि हम लोग शंकर के चारित्रिक विशेषताएं देखते हैं। जो देखिए चारित्रिक विशेषताएं, जिस पात्र के संबंध में जो पात्र नायक के रूप में आ गया है उसकी एक विशेषता है, वो पात्र शंकर की है। सीधा सादा गरीब आदमी, किसी के काम में दाखिल न होने वाला और किसी के लेने में न देने में न, छक्का पंजा नहीं जानता था और उसके साथ साथ ठग विद्या न जानता था। ऐसा एक सीधा साधा भोला वाला किसान को लेकर प्रेमचंद जी कहानी लिख रहे हैं। लेकिन उसकी चारित्रिक विशेषता ये है कि कुछ मिल गया तो खा लेता था, नहीं मिला तो पानी पीकर सो जाता था। लेकिन जब उसके द्वार पर कोई अतिथि आता है, जो देखिए भारतीय समाज या तो भारतीयों की एक विशेषता है कि अतिथि देवो भव। हम लोग खुद भूखे सो जाते हैं, लेकिन जब हमारे द्वार पर कोई अतिथि आ जाते हैं तो उनका आतिथ्य करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही एक आदमी शंकर है और यहाँ पर भगवान को अतिथि के रूप में देखने वाला एक व्यक्ति शंकर है। ये इसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं। ऐसे में एक दिन एक महात्मा शंकर के द्वार पर आ जाते हैं। ये बात दूसरी परिच्छेद में बताई गई है। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ाऊ पैर में, ऐनक आँखों पर, संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रासादों में तपस्या, हवाई गाड़ियों पर देवस्थानों की परिक्रमा और योग्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। जो देखिए एक प्रकार से प्रेमचंद जी यहाँ पर महात्मा जो ढोंगी साधु बोलते हैं ना, उनके ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं। जो देखिए सब कुछ जो त्याग करने वाला है वो साधु है, लेकिन यहाँ पर जिस साधु महात्मा की जिक्र हो रही है उसका वेशभूषा से ही मालूम होता है कि वो कुछ हद तक आधुनिक है। रईसों के प्रासादों में तपस्या करने के लिए ऐसे ही जगह चाहिए, इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। लेकिन ये साधु महात्मा कैसा है, रईसों की प्रासादों में तपस्या करने वाला, वेशभूषा तो साधु जैसा ही है, लेकिन देवस्थानों की परिक्रमा कैसे करते हैं, हवाई गाड़ियों में करते हैं। इस प्रकार व्यंग्य रूप से जो ढोंगी साधुओं पर प्रहार भी प्रेमचंद जी कर रहे हैं। और भोजन कैसा, रुचिकर भोजन। जो देखिए प्रेमचंद जी अपने हर एक विषय को
विषय का प्रस्ताव बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से करते हैं, ये बात यहाँ पर मालूम होता है। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़ा सा मिल गया। उनसे 1.25 सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पिसा दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए। प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। यहाँ पर आज भी हमारे यहाँ एक विश्वास है कि जो अतिथि महोदय आते हैं उन्हें अच्छा खाना खिलाना। इसीलिए जौ का आटे से बने रोटियां उन्हें नहीं खिला सकते। गेहूं की आटे से बनी रोटियां खिला सकते हैं। गेहूं से बना हुआ पदार्थ मिठाई खिला सकते हैं। लेकिन शंकर के घर में तो जौ का आटा था। गांव भर में ढूंढने पर भी शंकर को किसी के घर में गेहूं का आटा नहीं मिलता। फिर भी प्रयत्न के बाद विप्र महाजन के यहाँ उसे गेहूं का आटा मिल जाता है। वो विप्र महाजन से 1.25 सेर गेहूं का आटा ले आता है और उस गेहूं ले आता है और अपनी पत्नी को उसे पीसने के लिए कह देता है और भोजन बनाने के लिए कहता है। भोजन बन जाता है। महात्मा पेट भर भोजन करते हैं और उसके बाद विश्रांति भी लेते हैं और प्रातःकाल आशीर्वाद देकर शंकर को चले जाते हैं। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, 1.25 सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं। 5 सेरी बदले कुछ ज़्यादा खलियानी दे दूंगा, यह भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुँचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं दे दिया और अपने को उरुण समझकर उसकी कोई चर्चा न की। विप्र जी ने फिर कभी न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ पर शंकर स्वभाव से ही सीधा साधा आदमी है। वो सोच लेता है कि 1.25 सेर गेहूं उनको कैसे दे दूं। इसके बदले में जो देखिए हम जो हमारा साल भर की प्राप्ति रहती है, उस प्राप्ति में कुछ भाग विप्रों को, ब्राह्मणों को, कुछ भाग भगवान को, कुछ भाग गरीबों को और कुछ भाग हमें इस प्रकार 4 भागों में विभाजन करते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों की एक रूढ़ी या तो पद्धत है कि यहाँ हम लोग कुछ भाग अपने कमाई का कुछ भाग ब्राह्मणों को दे देते हैं। यहाँ पर भी साल भर में 2 बार शंकर विप्र महाराज को अपने फसल का थोड़ा सा भाग दे देता था। 1.25 सेर गेहूँ क्या 1.5 सेर गेहूँ दे दूँ ऐसा सोच लेता है और दे भी देता है, लेकिन मुँह से बताता नहीं। जो उधार 1.25 सेर गेहूँ मैं लिया था उसके वो भी मिलाकर 1.5 सेर गेहूँ दे रहा हूँ, यही उसकी गलती होती है। यहाँ पर खलियानी तो विप्र महाराज ले लेते हैं और शंकर भी उसकी चर्चा नहीं करता है, लेकिन
सीधा साधा शंकर को मालूम नहीं था कि 1.25 सेर गेहूँ चुकाने के लिए, 1.25 सेर गेहूँ का ऋण चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पड़ा। यही तक 1.25 सेर गेहूँ का पहला भाग समाप्त होता है। दूसरे भाग को लेकर हम नेक्स्ट पीरियड में आ जाएंगे। धन्यवाद।